हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन जो कि रहने वाला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों हमारे पास दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, एक एक्रुअल बेसिस और एक होता है कैश बेसिस। और इन दोनों के डिफरेंस आज हमें इस पर्टिकुलर क्लास में समझने हैं और बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। क्यों? क्योंकि इसका एग्जाम में क्वेश्चन गारंटेड ही आता है ना, और कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है। तो अगर आप इसका क्वेश्चन देखेंगे तो 4 to 6 मार्क्स का वेटेज रखता है और 4 to 6 मार्क्स में अलग अलग पॉइंट के बेसिस पर वो आपसे डिफरेंस करा सकता है। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास में इसके डिफरेंस को अच्छे से खत्म करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, वन इज कैश बेसिस, सेकेंड इज एक्रुअल बेसिस। तो बच्चों जब भी मैं आपको डिफरेंस कराऊंगा तो मेरा एम होता है कि मैं आपको दोनों का अच्छे से मीनिंग क्लियर करूं, दोनों का नेचर अच्छे से क्लियर करूं और उसके बाद के सभी पॉइंट आप लोगों के माइंड से मैं निकलवा सकूं। क्लियर? तो चलिए बच्चों मैं इसका डिफरेंस पहले आपको यहां से पढ़ाता हूं जो कि आपकी स्कूल बुक में दे रखा है। तो क्या बोला है? नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब किस नेचर का ट्रांजेक्शन किस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले अगर बात करूं तो हमारी अकाउंटिंग है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस देखो नाम से ही बता रही है कैश बेसिस, यानी कि केवल और केवल कैश के ट्रांजैक्शन का जहां रिकॉर्ड रखा जाए वो कौन सी बेसिस होती है? कैश बेसिस। इसका मतलब इसके अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते। क्लियर बच्चों? तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में केवल कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है? कैश। जबकि एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम कैश तो रिकॉर्ड करते ही करते हैं और कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन का भी रिकॉर्ड रखते हैं, मतलब उधार को भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो जहां पर दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाए वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेरे लिए क्या कहलाता है? एक्रुअल बेसिस। उम्मीद करता हूं आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्लियर हुआ होगा। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में कैश बेसिस में कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रखा जाता है? कैश। जबकि एक्रुअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब बच्चों आप यहां से ही मुझे बताओ कि दोनों में से हम कंप्लीटली किस में रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो आपका आंसर होगा एक्रुअल बेसिस। क्यों? क्योंकि हम इसमें कैश भी लिख रहे हैं और क्रेडिट भी लिख रहे हैं। जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम अधूरा लिख रहे हैं। क्यों? केवल कैश ही तो लिख रहे हैं, यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं। आई बात समझ में? तो बेटा जहां पर हम सारा लिख रहे हैं वहां पर थोड़ा सा डाटा क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है, और जहां पर हम अधूरा लिख रहे हैं वहां पर हमारा डाटा थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। अब मेरा पॉइंट है कि प्रॉफिट और लॉस, तो आप मुझे बताओ बच्चों प्रॉफिट और लॉस किसमें करेक्ट निकालने के चांसेस हैं, है ना? तो आपका आंसर होगा एक्रुअल बेसिस, क्योंकि एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं। इस वजह से क्योंकि कंप्लीट लिख रहे हैं तो प्रॉफिट और लॉस आने के चांसेस भी क्या होते हैं? ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो यहां पर हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को असर्टेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख रहे हैं। जबकि ये करेक्ट प्रॉफिट और लॉस हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हम केवल कौन सा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख रहे हैं? केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शन का। होप आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और प्रॉफिट और लॉस का पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों एक और पॉइंट है। अब मैं आपसे पूछूं दोनों में से हम ज्यादा ट्रस्ट किस पे कर सकते हैं, यानी कि कौन सा ज्यादा रिलायबल है? तो आपका आंसर होगा एक्रुअल। क्यों? क्योंकि एक तो सर सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रख रहा है, ऊपर से हमें प्रॉफिट और लॉस भी क्या बता रहा है? करेक्ट बता रहे हैं। तो सर ये ज्यादा रिलायबल होगा एज कंपेयर टू कैश बेसिस। तो देखो एक पॉइंट है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यहां पर ट्रस्ट को ही कहा गया है। तो देखो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर रिलायबल एज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड दस रिवील करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बिसाइड एसेट एंड लायबिलिटीज, है ना? तो सारा का सारा बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बताने का काम, करेक्ट एसेट और लायबिलिटीज बताने का काम, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन बताने का काम एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर पाता है, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये नहीं कर पाता। तो एक्रुअल बेसिस है, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज लेस रिलायबल, ये बहुत कम रिलायबल है। एज इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन एज अ रिजल्ट डज नॉट रिवील करेक्ट प्रॉफिट और लॉस एंड ऑल्सो एसेट एंड लायबिलिटी। तो ये ना तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बताता है, ना तो बिजनेस की करेक्ट एसेट बताता है, ना तो लायबिलिटीज बताता। तो ऐसे में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज ज्यादा रिलायबल नहीं है ना? तो ये मोर रिलायबल, ये लेस रिलायबल, है ना? इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन, इसमें कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन। अब इसमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं पता लगता, इसमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस
पता लगता है। उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। क्लियर बच्चों? अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से टेक्निकल नॉलेज हमें किस में चाहिए, तो आपका आंसर होगा एक्रुअल, है ना। तो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें सो मच टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं। क्लियर? जैसे किसी का पैसा एडवांस में आएगा, जैसे किसी का पैसा एडवांस में दिया गया है, जैसे कोई हमारा पैसा रोक लिया गया है, ये सारे पॉइंट हमें पता होने चाहिए। जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकल नॉलेज यहां पर चाहिए नहीं, ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा। क्यों? पैसे का आना और पैसे का जाना ही तो लिखना है, यानी कि केवल और केवल कैश के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं। तो कितना पैसा आया और कितना पैसा गया ये तो कोई भी कर लेगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। तो ऐसे में इट डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड इज रिक्वायर्ड फॉर एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो जितना एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जरूरत पड़ती है उतनी हमारी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं पड़ती है। क्लियर बच्चों? इसके बाद आप बताओ दोनों में से कौन सा मेथड रिकॉग्नाइज्ड होगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। क्लियर? कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज्ड है, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज भी नहीं है। अब आप लोगों के कान सुन सुन के पक गए हैं कि सर हर चीज में तो आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बुराई कर रहे हो। क्यों? ना तो ये करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बताता, ना तो ये रिलायबल है, ना तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, और ना ही इसमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती। तो सर इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जरूरत कहां पड़ती है? तो आपका आंसर होगा बच्चों, इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को करते हैं प्रोफेशनल लोग या फिर एनपीओ वगैरह, है ना। प्रोफेशनल मतलब जैसे एक डॉक्टर है, तो बेटा उसकी अकाउंटिंग किस बेसिस पे चलेगी? कैश बेसिस पे, क्योंकि उसका काम ही कैश पे चलेगा। अगर वो उधार में ऑपरेशन करने लग गया और पेशेंट 19-20 हो गया, तो आप बताओ उसका तो पैसा डूब जाएगा। तो ऐसे में उसकी अकाउंटिंग हमेशा किस बेसिस पे चलने वाली है? कैश बेसिस पर। तो जितने भी जैसे चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, जैसे कि लॉयर हो गया, है ना, सिंगर हो गया, टीचर हो गया, तो इनकी अकाउंटिंग हमेशा किस बेसिस पे चलती है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, क्योंकि ये सारे लोग कौन है? प्रोफेशनल है। और जितने भी एनपीओ हैं, एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसी संस्थाएं जो प्रॉफिट के लिए नहीं चलाई जाती। अब लेट्स से उसमें एग्जांपल ले लिया मैंने मंदिर का, है ना। तो मंदिर में उधार कहां चलता है भाई? मंदिर में तो पैसा आता है और मंदिर से पैसा जाता है, यानी कि उनकी अकाउंटिंग किस बेसिस पे होती है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन लोग करते हैं, किनके लिए सुटेबल होता है? बेसिकली ये होता है प्रोफेशनल के लिए और एनपीओ वगैरह के लिए, या आप कह सकते हो छोटे मोटे बिजनेस के लिए। जबकि बड़े बड़े बिजनेस और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनीज किस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को अपनाती हैं? एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो सुटेबिलिटी में यही लिखा है मैंने इनके बारे में, आप आराम से पढ़ लेना। अब बच्चों अगर बात करें तो कौन सा एक्सेप्टेबल है, तो आपका आंसर होगा सर एक्रुअल अकाउंटिंग एक्सेप्टेबल है, जबकि ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है। इसके बाद आपने सुना प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? जिन खर्चों को हम एडवांस में पे कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब जिन खर्चों को हम पे नहीं करते हैं। अक्रूड इनकम वो इनकम जो मैंने कमा ली है बट मुझे रिसीव नहीं हुई है। इनकम रिसीव इन एडवांस, बिना कमाए रिसीव कर ली है। तो ऐसे में इन सभी एडजस्टमेंट का काम हम करने वाले हैं एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये सारे काम नहीं किए जाते। उम्मीद करता हूं आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों यहां पर देखो कुछ मैंने पॉइंट भी लिख रखे हैं, एक बार इन पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है, इनकम एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, यानी कि जब हमें पैसा मिलेगा या हम पैसा देंगे तब रिकॉर्ड किया जाने वाला बेसिस क्या कहलाता है? कैश बेसिस। चलिए बच्चों, अब एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है? इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न और इनकर्ड, यानी कि कोई भी इनकम अगर हमने अर्न कर ली है, चाहे वो रिसीव्ड हुई हो या ना हुई हो, उसे हम एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरीके से कोई भी खर्चा अगर हमने कर दिया है, चाहे उसकी पेमेंट हुई हो या नहीं हुई हो, उसे लिख देंगे। तो ये किस बेसिस में आता है? एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर बच्चों? अब आपको पता है कि शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में करेक्ट व्यू कौन बता पाता है? एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जबकि इट डज नॉट शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर बेटा? अब ये कहीं ना कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंपनीज एक्ट को फॉलो करता है, जबकि ये हमारा फॉलो नहीं करता है। ये नॉर्मली प्रोफेशनल लोग करते हैं और एनपीओ वगैरह करते हैं। अब
बेटा अगर ध्यान से देखो तो एक पॉइंट है कि ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है और ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, अगर आप किसी भी ईयर की इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो केवल उसमें से खर्चे भी उसी ईयर के माइनस किए जाएंगे, यानी कि आगे के ईयर और पीछे के ईयर को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये फॉलो किए जाने वाला कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या कहलाता है, मैचिंग प्रिंसिपल, जो कि किसमें फॉलो होता है, एक्रूअल में। जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। आप मंदिर को आने वाली खुशी के लिए भी पैसा दे दो, मंदिर वाले रख लेंगे, है ना। आप मंदिर को 10 साल पुराना पैसा दे दो, मंदिर वाले रख लेंगे, उसे इस साल की इनकम मान लेंगे, तो वो कंसिडर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैचिंग प्रिंसिपल को लैक करते हैं। जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आगे की इनकम को नहीं कंसिडर किया जाएगा, पास्ट की इनकम को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर हम इनकम उस ईयर की निकाल रहे हैं तो खर्चे भी उसी ईयर के माइनस किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको दोनों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा और ये डिफरेंस मजेदार लगा होगा। तो बच्चों आपके एग्जाम में ये जरूर आएगा। प्लीज कोशिश करिएगा इस वीडियो को अच्छे से देखकर नोट्स बनाकर अच्छे से समझिएगा और अपने सभी दोस्तों को हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करने को कहिएगा और हमारे सभी वीडियो को देखने को कहिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिएगा।